हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्यन इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम वॉइस के हर एक रूल्स की चर्चा करेंगे जो एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करते हैं। सबसे पहले तो हम इनके बेसिक डिफरेंस को जानते हैं। एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क होता है। एक्टिव में वर्ब के अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ये टेंस के टाइप के ऊपर निर्भर करते हैं। कभी हम सिंपल की बात करें तो V1, V5, V2 का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमेशा ही पैसिव में V3 का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो मुख्य बात है वह यह है कि एक्टिव में काम करने वाला सब्जेक्ट होता है और पैसिव में क्या किया गया इस चीज़ की चर्चा होती है। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देते हैं और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। वैसे तो टेंस का स्टडी करते हैं, इसके 12 टाइप हैं, हर एक टेंस के 4 टाइप हैं। लेकिन अगर हम वॉइस की बात करें तो यह टाइप घट के 8 हो जाता है, क्योंकि किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड वॉइस नहीं बनाया जाता और ना ही फ्यूचर का कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। फिर वॉइस में कौन कौन से स्पेशल रूल्स इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में भी हम आपको डिस्क्रिप्शन देंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिंपल टेंस की, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर टेंस हो। इसी को इंडिफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। पहचान होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसका स्ट्रक्चर फॉलो करता है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा V1 या V5 आता है। लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उस अवस्था में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और जो नया सब्जेक्ट नजर आता है उसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, राम इट्स अ मैंगो। अब राम यहाँ सब्जेक्ट है, इसका वर्ब इट्स है और ए मैंगो यहाँ ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है इसका सब्जेक्ट बन जाता है। तो ए मैंगो यहाँ सब्जेक्ट हो गया और ए मैंगो चूंकि सिंगुलर है इसके अनुसार जो वर्ब अप्लाई किया गया वो इज है, फिर V3 और बाय, और चूंकि एजेंट राम है जिसकी चर्चा अंत में की गई है। फिर हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस हमेशा ही वर्ब का दूसरा रूप फॉलो करता है और जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर नजर आता है। जैसे हु इन्वेंटेड द रेडियो। अब हु WH वर्ड है और जब भी हम हु की चर्चा करते हैं मालूम चलता है कि वहाँ सब्जेक्ट नहीं है। दूसरा, हु के पास ये स्पेशलिटी होती है कि वह बगैर हेल्पिंग वर्ब के भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अगर यहाँ हु डिड इन्वेंट द रेडियो होता तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ हु चूंकि सब्जेक्ट नहीं है तो हु को चेंज करते हैं बाय हुम में, और द रेडियो के अनुसार चूंकि ऑब्जेक्ट है यहाँ वॉज का इस्तेमाल किया गया तो बाय हुम वॉज द रेडियो इन्वेंटेड। बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका बाय या तो सेंटेंस के शुरू में लगा दे या फिर सेंटेंस के अंत में। अब हम चर्चा करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की या सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद शैल विल और शैल विल या फिर मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। शैल विल अगर दिया रहे सेंटेंस में तो यह ध्यान रखें कि आई वी के साथ शैल लगा है, बाद बाकी सबके साथ विल लगा है। लेकिन जो मॉडल्स दिया हो उस मॉडल्स को दूसरे किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म न करे, ऐसा डायरेक्ट स्पीच में किया जाता है, वॉइस में नहीं किया जाता है। अब यहाँ भी हर एक जगह जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और शैल विल या मॉडल्स के बाद बी जोड़ देते हैं, तब भी 3 लगाते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्रिएट किया गया है, व्हेन विल यू सर्व द कंट्री। अब यहाँ यू सब्जेक्ट है, सर्व वर्ब है और द कंट्री ऑब्जेक्ट है।
हु या व्हाट के अलावे कोई भी WH वर्ड रहे उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाद बाकी को फॉर्मेटिव वे में सजा देते हैं। वेन है जैसे WH यहाँ लगाया गया, द कंट्री के अनुसार जो है यहाँ विल का प्रयोग किया गया और फिर सब्जेक्ट के बाद बी जोड़ा गया, V3 बनाया गया बाय यू, जो कि यहाँ सब्जेक्ट था यहाँ आकर ऑब्जेक्ट बन गया। कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा भी फोर का इस्तेमाल किया जाता है और इससे पहले इजम आर का प्रयोग होता है। तो जहां भी इजम आर लगा रहे, इजम आर के बाद बिंग जोड़ दे। यानी सिंपल टेंस में और कंटिन्यूअस में सिर्फ यही फर्क होता है पैसिव बनाते समय कि यहाँ इजम आर के तुरंत बाद V3 आता है, जबकि कंटिन्यूअस में इजम आर के बाद पहले बिंग लिखते हैं तब V3 का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ एज अ WH वर्ड इस्तेमाल किया गया है व्हाट आर यू डूइंग। तो व्हाट आर यू डूइंग कहने का मतलब है कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब उसका सब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा। और हमेशा ध्यान रखें जहां सब्जेक्ट ना हो, वर्ब लगाने की बात हो तो वैसे वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जो सिंगुलर हो या V3 के साथ इस्तेमाल किया जाता हो। यहाँ यू सब्जेक्ट है जो बाद में आकर ऑब्जेक्ट बन गया है और यहाँ जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बिंग आ गया। व्हाट इज बिंग डन बाय यू। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में भी सिर्फ फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी बिंग जोड़ते हैं, बिंग के बाद V3 लगाते हैं। जैसे यहाँ निगेटिव सेंटेंस लिखा गया है, सी वॉज नॉट फीडिंग द काउ। अब यहाँ सी सब्जेक्ट हो गया, फीडिंग वर्ब है और द काउ ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव बनाते हैं तो द काउ को सब्जेक्ट बना दिया गया, सी के अनुसार भी वॉज लगा है और द काउ के अनुसार भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का ही इस्तेमाल होगा। नॉट पहले लगाएंगे तब बिंग लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होता है। इसका V3 फेड बना दिया गया और बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया। फिर हम चर्चा करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस पहचाना जाता है हैज, हैव और हैड के साथ। यानी कभी भी एक्टिव वॉइस के अंतर्गत अगर V3 का इस्तेमाल होता है तो हैज, हैव, हैड के बाद होता है। लेकिन यही पैसिव बनाते हैं तो हैज, हैव, हैड के बाद बिन जोड़ देते हैं, तब V3 का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट है तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की चर्चा की गई है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव फिर V3। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो हैज, हैव के बाद बिन जोड़ देंगे और तब V3 लगाएंगे। जैसे हु हैज सीन द विंड, हु को होम में चेंज कर दिया गया, चाहे तो बाय शुरू में लगा दे या अंत में, तब बाय होम हैज द विंड बीन सीन। ठीक इसी तरह से पास्ट का परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद हैड फिर V3 होता है। जब इसका पैसिव बनाते हैं हैड के बाद बिन जोड़ देते हैं फिर V3 बनाते हैं। जैसे आई हैव टोल्ड यू, अब आई यहाँ सब्जेक्ट है जो कि पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया, आई मी में चेंज हो गया। यू चूंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केस में सेम होता है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड आ गया, फिर बिन लगाया गया, V3 हो गया। तो V3 परफेक्ट टेंस में दोनों ही टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ अगर फर्क नजर आता है तो हैज, हैव, हैड के बाद सिर्फ हम बिन को देखकर समझ लेते हैं कि ये पैसिव फॉर्मेट है, और अगर बिन न लगा हो तो मतलब है ये एक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। कोई मॉडल्स आता है ठीक उसी तरह से ट्रीट करते हैं। जैसे यहाँ इस्तेमाल किया गया आई कुड हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। अब यहाँ ऑल द क्वेश्चंस चूंकि ऑब्जेक्ट था इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, ऑल द क्वेश्चंस। मॉडल चेंज नहीं करता है तो कुड है, यहाँ भी कुड का इस्तेमाल किया गया। हैव है, हैव लगा दिया गया, फिर बिन का इस्तेमाल किया गया, V3 वहां भी था यहाँ भी हो गया और आई को मी में चेंज कर दिया गया। तो ऑल द क्वेश्चंस कुड हैव बीन आंसर्ड बाय मी। यह भी ध्यान देते हैं कि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमेशा पैसिव में वैसे ऑब्जेक्ट को लिखते हैं जो नोन हो, बहुत सारे ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो अननोन होते हैं, या फिर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो वर्ब से अटैच्ड होते हैं। जैसे चोर चोरी करने का काम करता है, अगर लिखा रहे चोर चोरी करता है तो वहां चोर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि चोर ही चोरी करता है। अगर लिखा रहे कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने का काम टीचर का है तो वहां टीचर लिखने की जरूरत नहीं होती बाई के बाद। तो इस कुछ
चीज़ों को हम ध्यान देते हैं और टेंस रिलेटेड वॉइस से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। अब इसके अलावे कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में एक नहीं दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, तो देखेंगे कि किस तरह से जब किसी सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो तो हम उनका वॉइस बनाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई गेव हिम ए पेन। अब यहां दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, आई गेव हिम अ पेन, यानी आई यहां सब्जेक्ट हो गया, यहां ऑब्जेक्ट हिम भी है और ए पेन भी है। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, जो सजीव हो नेचर में यानी लिविंग हो, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो नेचर में नॉन लिविंग हो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ध्यान देने की बात होती है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो है, चाहे वह पहले रहे या बाद में रहे, उसके पहले कुछ नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यह अगर बाद में आता है तो उस अवस्था में इससे पहले टू या फॉर का प्रयोग करते हैं। दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट से हम पैसिव बना सकते हैं, जैसे हिम से बना दिया गया ही। क्योंकि यहाँ V2 है, बता रहा है कि ये सिंपल पास्ट है, तो ही के साथ वॉज लगाएंगे। क्योंकि सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब पैसिव का वॉज वेयर होता है, तो ही वॉज। अब V3 बना दे तो गेव से बन जाएगा गिवन अ पेन, या फिर इसी को बना सकते हैं ए पेन वॉज गिवन टू हिम, ए पेन वॉज गिवन टू हिम। इस तरह के सेंटेंस में जहां डबल ऑब्जेक्ट आते हैं वहां हम ध्यान देते हैं कि सब्जेक्ट दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती है, बाई लगाकर हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। फिर हम बात करते हैं इन्फिनिटिव्स की। इन्फिनिटिव बनाते समय इन्फिनिटिव होता क्या है? तो इन्फिनिटिव उस वर्ब को कहते हैं जिससे पहले टू लगा, जैसे he has to do the अब यहां ये ध्यान देते हैं कि इन्फिनिटिव है कहां, तो इन्फिनिटिव यहां है। ध्यान यह भी देते हैं कि इन्फिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं, या फिर इन्फिनिटिव के बाद सेंटेंस समाप्त है। अगर इन्फिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट है, जैसे यहां द वर्क दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट को जैसे सब्जेक्ट बनाते हैं, यहां हो जाएगा द वर्क। दूसरा, आपस में ट्रांसफॉर्म करते समय यह ध्यान रखते हैं कि हैज हैव को आपस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, वॉज वेयर को आपस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसी तरह से इज एम आर आपस में ट्रांसफॉर्म होता है, और हैड के जगह पे हैड का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी सेंटेंस में अगर हैज हैव दोनों में से कोई इस्तेमाल हो तो इसी में चेंज करते हैं, ना कि किसी अदर में। वॉज वेयर रहे उसको भी सेम फॉर्मेट में चेंज करते हैं। इसी तरह से इज एम आर रहे तो उसको भी उसी तरह से इज एम आर ही लिखते हैं, एक्स्ट्रा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। अब क्योंकि यहाँ हैज लगाया गया है ही के अनुसार, द वर्क के अनुसार भी यहाँ हैज ही लगाएंगे, तो द वर्क हैज। फिर इन्फिनिटिव को देखते हैं तो इन्फिनिटिव में टू लगा होता है, टू के बाद बी जोड़ते हैं और V3 बना देते हैं, तो टू बी डू से बन गया डन बाय हिम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्फिनिटिव के बाद किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता, जैसे देयर वाज नो वन
टू टॉक। अब यहां देखिए तो इन्फिनेटिव के बाद किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस तरह के सेंटेंस में सेंटेंस जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखे, सिर्फ इन्फिनेटिव के बाद बी जोड़े और भी थ्री बना दे। क्या हो जाएगा, देयर वाज नो वन टू बी टॉक्ड। देयर वाज नो वन टू बी टॉक्ड। कभी कभी सेंटेंस स्टार्ट होता है इट इज टाइम से, जैसे इट इज टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस। अब इस तरह के सेंटेंस में इट इज टाइम एक साथ लिखते हैं जैसे सेंटेंस के शुरू में लगा होता है इट इज टाइम। फिर क्या करते हैं तो इन्फिनेटिव के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को, जैसे यहां द बिजनेस लगाया गया है उसको लिखते हैं और उससे पहले फॉर लगा देते हैं। तो इट इज द टाइम फॉर द बिजनेस टू लिखते हैं, बी लगाते हैं और भी थ्री बना देते हैं। सेंटेंस हो गया इट इज टाइम फॉर द बिजनेस टू बी स्टार्टेड। तो इस तरह से आप इन्फिनेटिव से रिलेटेड सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की कि किस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस में आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ हम तो रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट और ऑर्डर में विशेष कोई फर्क नहीं होता। प्लीज या काइंडली अगर सेंटेंस में लग जाए तो वह रिक्वेस्ट बन जाता है, और अगर ये न लगा हो तो ऑर्डर होता है, जैसे प्लीज हेल्प मी। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर रिक्वेस्ट हो तो उस अवस्था में काइंडली या प्लीज जो भी लगा हो सेंटेंस में उसको हटा दे और सेंटेंस के स्टार्टेड में जोड़ दे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यानी यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि चाहे प्लीज शुरू में लगा हो या बाद में लगा हो या काइंडली लगा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ प्लीज या काइंडली उस वर्ड को हटा देते हैं जो रिक्वेस्ट शो करने का काम करता है और सेंटेंस के शुरू में जोड़ देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो भी हो उसको हम जोड़ देते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी एडवाइस की तो एडवाइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे डोंट टच द फायर। अब इस तरह के सेंटेंस में जो एडवाइस होता है उसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं द फायर। चूंकि यहां ऑब्जेक्ट था यहां सब्जेक्ट बन गया। फिर यह ध्यान देते हैं कि हमेशा ही एडवाइस के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग करते हैं। द फायर शुड, और शुड के बाद बी जोड़ते हैं। अगर नॉट लगा हो तो पहले नॉट लगा दे, तो द फायर शुड नॉट, तब बी जोड़े और भी थ्री बना दे। टच से बना दे टच्ड। अभी हमने बताया आपको कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव में एक्टिव से पैसिव बनाते समय अगर रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्ट शो करने के लिए काइंडली या प्लीज लगा होता है, उसको हटा दे और सेंटेंस के शुरू में जोड़ दे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब भी थ्री यही हो गया, बाद बाकी जो सेंटेंस का हिस्सा हो उसको जोड़ दे। अगर एडवाइस दिया हो तो एडवाइस में यह ध्यान दे कि ऑब्जेक्ट जो हो उसको सब्जेक्ट बनाए, एज अ हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग करे, फिर बी जोड़े और भी थ्री बना दे। अब ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेस होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट लेस ऑर्डर की, जैसे गो अहेड। अगर ऑब्जेक्ट लेस ऑर्डर हो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है
जैसे गो अहेड, अहेड अपने आप में एडवर्ब है, जिसके कारण जैसे यहाँ हमने जोड़ा है सेंटेंस के शुरू में यू आर रिक्वेस्टेड टू, वैसे ही यहाँ जोड़ देते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू। और जो सेंटेंस होता है उसको जोड़ दें। अब सेंटेंस हो गया यू आर ऑर्डर्ड टू गो अहेड। लेकिन यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि ऑर्डर अगर ऑब्जेक्ट लेस हो तो ही इस फॉर्मेट पे बनाए। अगर ऑर्डर के साथ ऑब्जेक्ट दिया हो तो इस फॉर्मेट पे बनाने की जरूरत नहीं है, वहां लेट का इस्तेमाल करें। जैसे स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द। अब यहां देखिए तो द फैन ऑब्जेक्ट है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम सेंटेंस के शुरू में लेट का प्रयोग करते हैं, LET, लेट लगाते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो लेट द फैन, फिर एज अ हेल्पिंग वर्ब और कुछ नहीं, यहाँ बी का प्रयोग करते हैं। अगर नॉट हो तो बी से पहले लगाएं, बी के बाद नहीं। तो लेट द फैन बी और V3 बना दे। तो स्विच ऑन से क्या हो गया, स्विच्ड ऑन। जब ऑर्डर दिया हो और ऑर्डर में ऑब्जेक्ट लगा हो तो इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करें। सबसे पहले लेट लिखे, लेट के बाद जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो उसको लिखे, एज अ हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग करें और V3 बना दें। कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में लेट पहले से लगा रहता है। लेट हर सिंग ए सॉन्ग। अब यहां भी हम ध्यान देते हैं कि सेंटेंस के शुरू में लेट लगा है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे यहां सिंग के बाद ए सॉन्ग लगा है, तो लेट को रहने देते हैं, उसको हटाते नहीं हैं। और जैसे ऑर्डर हमने बनाया है जो ऑब्जेक्ट सहित होता है वैसे ही इसको भी बनाते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ए सॉन्ग, फिर एज अ हेल्पिंग वर्ब बी का इस्तेमाल करते हैं, संग बाय हर। यानी जब सेंटेंस के शुरू में लेट लगा हो, फिर देखिए तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया रहे तो इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करें। शुरू में लेट लगा दे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखे, यानी इसको सब्जेक्ट बना दे। एज अ हेल्पिंग वर्ब बी का इस्तेमाल करें, V3 बनाए, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट को लिखे, जैसे यहाँ लिखा गया है हर। लेकिन इस तरह का सेंटेंस बनाते समय हम यह ध्यान रखते हैं कि अगर लेट के बाद अस आता है तो उसको अंत में बाय लगा के अस नहीं लिखते हैं, उसको वहीं तक छोड़ देते हैं। जैसे देख लीजिए, लेट अस डिस्कस द इशू, लेट अस डिस्कस द इशू। अब यहां लेट के बाद अस लगा है तो सिर्फ अंत में अस नहीं लगाएंगे, बाद बाकी फॉर्मेट एक जैसा रहेगा। लेट द इशू एज अ हेल्पिंग वर्ब बी का इस्तेमाल करें, V3 बना दें। लेट द इशू बी डिस्कस्ड। अगर लेट रहे सेंटेंस के शुरू में और वहां वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट न रहे, जैसे लेट हिम क्राई, इस तरह का सेंटेंस दिया रहे, सेंटेंस के शुरू में लेट लगा हो और वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो, तो लेट के बदले में इट इज सजेस्टेड दैट का इस्तेमाल करते हैं। क्या लगाते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट। जो ऑब्जेक्ट दिया रहता है यानी सब्जेक्ट होता है, उसको सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। तो हिम से क्या बन जाएगा, ही, फिर शुड का इस्तेमाल करें और V1 लगा दें। यहां V3 यही दिया गया है। तो लेट से रिलेटेड दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक में देखेंगे तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया होगा और दूसरे में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट
नहीं होगा। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट न हो तो इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करें। सेंटेंस के शुरू में इट इज सजेस्टेड दैट का प्रयोग करें। फिर जो सब्जेक्ट हो उसको सब्जेक्टिव केस में लिखें। एज अ हेल्पिंग वर्ब शुड का इस्तेमाल करें और V1 का प्रयोग करें। V3 लिखने की गलती न करें, V3 यही दिया गया है। और अगर सेंटेंस के शुरू में लेट हो और उसके बाद वर्ब के साथ देखें तो वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नजर आए तो लेट फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। एज अ हेल्पिंग वर्ब बी का इस्तेमाल करें, V3 लगाएं, बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखिए। लेकिन जहां अस दिया हो तो जैसे इस सेंटेंस में बनाया गया है बाई अस लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं किसी वैसे ऑर्डर की जिसमें सब ऑब्जेक्ट दिया जाता है, जैसे स्विच ऑन द फैन, तो इसके लिए हमने बताया सेंटेंस के शुरू में लेट लगा दें, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, एज अ हेल्पिंग वर्ब बी का इस्तेमाल करें, V3 बना दें। लेकिन कभी ऐसा हो जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, तो उस अवस्था में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता, ऑर्डर तो होता है, तो उस अवस्था में यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करें सेंटेंस के शुरू में और जो सेंटेंस हो उसको जोड़ दें। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने देखा कि किस तरह से एक्टिव से आप पैसिव बना सकते हैं। इसमें कोशिश किया गया है कि एक्टिव पैसिव से रिलेटेड सारे रूल्स को बताया गया है और विथ एग्जाम्पल बनाकर बताया गया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो। ये आपको सिर्फ 9th, 10th, 11th, 12th ही नहीं कंपटीशन लेवल पे भी मदद करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।